नमस्कार साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज लोकतंत्र में सरकारों को जनता ही निर्वाचित करती है और जब जनता निर्वाचित करती है तो जनता की इच्छा होती है कि सरकार उसी की भावना के अनुरूप काम करे, जनता की इच्छा के अनुकूल काम करे। लेकिन सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है नीतिगत निर्णय लेना लोक कल्याण के लिए, विकास के लिए, और न्यायपालिका का काम है कि ये सुनिश्चित करे कि संविधान और कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे और अगर उसमें कोई व्यवधान डालने की कोशिश करे तो उस पर वो दंड का अपना निर्णय सुनाती है। लेकिन चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो और चाहे न्यायपालिका हो, ये अपने निर्णयों को स्वयं नहीं लागू कर सकते हैं। इनको एक अभिकरण की आवश्यकता होती है और उस अभिकरण का नाम हम सभी लोग जानते हैं कि है ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज, लोक सेवा या नौकरशाही। किसी भी नाम से आप उसको पुकार सकते हैं। और इसलिए ये आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच में ब्यूरोक्रेसी एक सेतु का काम करती है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर सरकार की छवि खराब होनी हो तो ब्यूरोक्रेसी जो चाहे उस छवि को खराब कर सकती है, और अगर सरकार की छवि ब्यूरोक्रेसी अगर अच्छा काम करेगी तो सरकार की छवि अच्छी बनी रहेगी। तो लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, आज इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। और इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या लोक प्रशासन में RRR का कॉन्सेप्ट चलता है, अर्थात 3R का कॉन्सेप्ट चलता है। पहले R को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात प्रतिनिध्यात्मक ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए। दूसरे R को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव, अर्थात संवेदनशील ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए। और तीसरे R को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल, अर्थात ये उत्तरदायी ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी को या नौकरशाही को या सिविल सेवा को एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव, ये रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल, ये 3 R के नॉमेनक्लेचर्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने चाहिए। इसीलिए इसको RRR का कॉन्सेप्ट कहा जाता है और हिंदी में इसको प्रतिनिध्यात्मक, संवेदनशील और उत्तरदायी लोकशाही या ब्यूरोक्रेसी के रूप में हम जानते हैं। लेकिन ये जितने कहने में आसान हैं, जब इसकी आप गहराई में जानते हैं इन टर्म्स की, तो आपको पता चलता है कि ये इतना आसान नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी ब्यूरोक्रेसी को ये तीनों चीज़ें, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स सुनिश्चित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनमें आपस में अंतर्विरोध भी है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं तो क्या आप रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं? अगर आप रिस्पॉन्सिव हैं तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी के लिए ये प्रतिमान RRR का प्रतिमान वास्तव में ठीक है या इसमें हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देखिए, लोकतंत्र में जब सरकारें रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, हम कहते हैं कि हमारी सरकारें प्रतिनिध्यात्मक हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जब लोकशाही से हम उम्मीद करते हैं कि वो उन सरकारों के एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं, तो हमारी एक भावना ये होती है कि हमारी सरकारें जिस प्रकार से प्रतिनिध्यात्मक हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी को भी प्रतिनिध्यात्मक होना चाहिए। प्रतिनिध्यात्मक जब हम कहते हैं तो कहने में जितना ये आसान लगता है, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी को तो चुनते नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से चुनी जाती है, एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुनी जाती है, और जो उसमें योग्य होता है वो आगे आता है। लेकिन जब हम प्रतिनिध्यात्मक रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं तो हमारा भाव ये होता है कि सोसाइटी के लगभग सभी तबके उसमें ब्यूरोक्रेसी में हमको दिखाई देने चाहिए। और जब हम ये बात कहते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह बड़ा खड़ा हो जाता है कि सोसाइटी में तो अनगिनत प्रकार से विविधताएं हैं, क्षेत्र की, भाषा की, जाति की, धर्म की, लिंग की और सामाजिक स्थितियों की, बहुत सारे विभेद हैं। तो क्या ये संभव है और किस तरह से संभव है कि इन सारे के सारे को लोकशाही में हम प्रतिनिधित्व दे सकें? ये अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसको करने के लिए बहुत सारे देशों में एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स लागू किए जाते हैं। जैसे भारत में का अगर उदाहरण दे तो भारत में रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे समाज में जो तथाकथित पिछड़े और दलित वर्ग हैं, इनको लोकशाही में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या वास्तव में विभिन्न सामाजिक समूहों को
प्रतिनिधित्व देने से क्या वास्तव में लोकशाही या हमारी ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है? रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंटेटिव का विद्वानों ने दो अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ तो ये है कि लोकशाही या ब्यूरोक्रेसी हमारे एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे एजेंट के रूप में काम करे। एजेंट का काम होता है कि जो हम कहें बस वही वो करेगा और उसके आगे वो कुछ नहीं करेगा। तो क्या हम एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहते हैं जो इतनी बंधी हुई हो कि वास्तव में वो बस वही काम करे जो काम हम चाहते हैं, या वास्तव में उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिलनी चाहिए? और इसीलिए जो दूसरे टाइप की ब्यूरोक्रेसी जो एडवोकेट्स हैं वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को वास्तव में ट्रस्टी टाइप का होना चाहिए। ट्रस्टी का मतलब ये हुआ कि वास्तव में उसमें जो ब्यूरोक्रेसी इलेक्ट होती है या ब्यूरोक्रेसी जो सिलेक्ट होती है, इलेक्ट नहीं तो सिलेक्ट होती है, उस ब्यूरोक्रेसी को अब हम ये मान लें कि वो हमारी ट्रस्टी है और जो नियम कानून परिनियम उनको परमिट करते हैं उसके अंतर्गत हम उन पर किसी प्रकार का दबाव या हस्तक्षेप नहीं डालेंगे। तो जो पहले प्रकार की प्रतिनिध्यात्मक ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो प्रतिनिध्यात्मक ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट एक प्रकार से जिसको हम एजेंट ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, वो तो संसार में कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वैसा करना तो बहुत मुश्किल है और उसमें तो फिर प्रशासन करना बड़ा दुष्कर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे छात्र जो है जो प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनसे ये कह दिया जाए कि नहीं साहब आपके हाथ एकदम बंधे हुए हैं और आप ये कर सकते हैं जो जनता आपको जिसके लिए भेजा है, तो आपके लिए काम करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर जब लेकिन आपको कहा जाता है कि नहीं आप जब अपनी योग्यता से जब सिलेक्ट हो गए तो आप जो है एक ट्रस्टी के रूप में काम करिए। वास्तव में आप ये देखिए कि जो आप काम करते हैं उसमें जनता का हित सुरक्षित रहे और जनता का हित सुरक्षित रहने के साथ साथ कानूनों और संविधान की जो परिधि है उसका भी आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से चाहे डेलीगेटेड टाइप का हो, चाहे वो एजेंट टाइप का हो, चाहे वो ट्रस्टी टाइप का हो, किसी भी प्रकार की हो, नाना प्रकार के देशों ने ज़्यादातर ट्रस्टी टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को अपनाया हुआ है, जो वास्तव में जनता की भावनाओं संविधान और कानून से बंध कर अपने निर्णयों को लेती है। एक कोशिश करती है कि अधिक से अधिक वो जनता की भावनाओं का आदर कर सके, जनता की इच्छाओं के अनुरूप प्रशासन कर सके, लेकिन उसके बंदिशें होती हैं कि उसके हाथ बंधे होते हैं कानून और संविधान से। जनता की कुछ भी इच्छा का वो पालन नहीं कर सकते, जनता की केवल उन्हीं इच्छाओं का वो पालन कर सकते हैं जिनकी आज्ञा कानून और संविधान देता है। और इसलिए ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज द रिप्रेजेंटेटिव मॉडल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। दूसरा जो आर है जिसको हम रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, अर्थात जो संवेदनशील ब्यूरोक्रेसी। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि मैं आपको पुकारूं और आप तुरंत हमारी आवाज़ पे चले आएं। इसी प्रकार से ब्यूरोक्रेसी जनता की है, जनता के लिए है और जनता की चुनी हुई सरकार की एजेंट के रूप में काम करती है। तो उस जनता की जो भावना है, जनता की जो समस्या है, क्या वो ब्यूरोक्रेसी जनता की पुकार पे आएगी? क्या जनता की समस्याओं का क्रंदन सुन के उसके अंदर कुछ सहानुभूति पैदा होती है? क्या वो सेंसिटिव है जनता की समस्याओं की? अपेक्षा की जाती है ब्यूरोक्रेसी है कि वो जनता की जो समस्याओं हो उसको जल्दी रिस्पॉन्ड करे। अक्सर आपने यही देखा होगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि साहब पुलिस थाने जाइए, कोई आपके FIR नहीं लिखता, ऑफिस में जाइए वहाँ काम नहीं होते, घूसखोरी होती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी बनी हुई हैं ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में खास तौर से। तो ये जो भावना है ये रिस्पॉन्सिवनेस के विरुद्ध है। हम एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी की परिकल्पना करते हैं जिसमें कि अगर नागरिक जाए तो तुरंत उसका काम हो, बहुत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसको देखा जाए और उसकी समस्याओं के प्रति वहाँ के अधिकारी, वहाँ के कर्मचारी संवेदनशील हों। और इसकी सबसे पहली शर्त ये है कि आप जब भी जनता की समस्याओं को सुन रहे हों तो आप बहुत ही प्रॉपर लिसनिंग मॉडल में आइए। एक हियरिंग मॉडल होता है। हियरिंग का मतलब कि कोई कुछ कह रहा है और आपका ध्यान कहीं कुछ और है, वो नहीं होता है। लिसनिंग का मतलब होता है यू आर टॉकिंग, यू आर इन कन्वर्सेशन विद द पर्सन टू हुम यू आर हु इज एड्रेसिंग यू। तो आप उसके साथ एक इंटरेक्टिव मोड में आइए, उससे जानने की कोशिश करिए कि उसकी वास्तव में समस्याएं क्या हैं, क्यों वो आया है, क्या वो चाहता है, क्या कानून इजाज़त देते हैं उसकी समस्याओं को। उसको समझाइए कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बजाय इसके कि उसको ब्रशेस ऑफ करके कि भाई अच्छा ठीक है आप जाइए, 10 दिन के बाद आइएगा, 1 महीने के बाद आइएगा, हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो जो
सुनने की कला है, लिसनिंग का जो मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का, आज हम देखते हैं कि जगह जगह पे जन सुनवाई के कार्यक्रम होते हैं, अदालतें, लोक अदालतें लगाई जाती हैं, जगह जगह पे सरकारों के आदेश हैं कि प्रशासन एट द डोर स्टेप, एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप, गाँव में, ब्लॉक में, जगह जगह शहरों में चौपाल लगा के अधिकारी अपने वहाँ जाते हैं, रात में विश्राम करते हैं, रात में भी सुनते हैं जनता की समस्याओं का कि भाई किस प्रकार की समस्याएं हैं गांव में, उसको अनुभव करते हैं कि उनकी वास्तव में समस्याएं क्या है, बिजली की, पानी की, सड़क की, नाली की, शौचालय की, मजदूरी की, काम की, खेत की, खलिहान की, पशुओं की, असंख्य समस्याएं होती हैं। जाहिर है कि वो सारी समस्याएं एकदम से नहीं सॉल्व हो सकती, लेकिन कम से कम उसके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ये है रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी में, संवेदनशील ब्यूरोक्रेसी में ये भाव छुपा हुआ है कि आपके सामने समस्या आई और फट से आपने जो है उस समस्या को अटेंड किया, रिस्पॉन्ड किया। लेकिन इसमें एक बहुत प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसमें आपके पास, अर्थात अधिकारी के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए, अर्थात ऐसी शक्तियां होनी चाहिए कि आप जल्दी से कोई निर्णय ले सके, त्वरित निर्णय ले सके। लेकिन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिद्धांत हैं, जिसमें कि स्पेशली आपने यूनिटी ऑफ कमांड का मॉडल पढ़ा होगा, कि आदेश की एकता का मॉडल पढ़ा होगा, कि आप हर चीज़ के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। आप कुछ चीज़ों के लिए तो निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको उधर ऊपर से आदेशित होना पड़ता है, ऊपर से आदेश लेना पड़ता है। लेकिन सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आप त्वरित निर्णय लें, एकदम तुरंत निर्णय लें। तो अगर आप तुरंत निर्णय लेते हैं तो आप संवेदनशील हैं, लेकिन आप उसी तुरंत निर्णय लेने में आप यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन कर रहे हैं। तो कभी कभार तो मान लीजिए कि ये चल सकता है, लेकिन अगर किसी अधिकारी की आदत पड़ गई कि उसके पास कोई भी मसला है, उसने सोचा कि अरे ये तो बड़ा संवेदनशील मसला है और यूनिटी ऑफ कमांड को बाद में देखेंगे, तो इस प्रकार से तो पूरी ब्यूरोक्रेटिक जो फंक्शनिंग है कोलैप्स कर जाएगी। कोई भी अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी से कोई भी कमांड ही लेना चाहेगा, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जो डिवीजन ऑफ, जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो सारा कोलैप्स कर जाएगा। हर अधिकारी मनमाने ढंग से अपने स्तर पर निर्णय लेने लगेगा और ये कह देगा जी वो तो बड़ा संवेदनशील मसला है। तो संवेदनशील होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन संवेदनशील होने के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखना होता है कि जो बहुत सारे नियम परिनियम से बंध के आप काम करते हैं, प्रशासन के भी बहुत सारे नियम होते हैं। आपने फेयोल को पढ़ा होगा, आपने टेलर को पढ़ा होगा, तो फेयोल और टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन में बहुत सारे नियम कानून बताए हैं कि जिससे बंध के ही ब्यूरोक्रेट्स को या जिससे बंध के ही प्रशासनिक अधिकारियों को काम करना होता है। और इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिव होने की भावना है, वो रिस्पॉन्सिव होने की भावना के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें बैलेंसिंग करना होता है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन सिद्धांतों का, उन नियमों का, उन रूल्स और रेगुलेशंस का वायलेशन कर रहे हैं जिसके आधार पे कि पूरे प्रशासन को संचालित किया जाता है। तो रिस्पॉन्सिव होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक जो फंडामेंटल फंक्शनल नॉर्म्स हैं उसका भी उल्लंघन न कर सकें। तो ये दूसरा हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिव। तीसरा आर है इसका रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब होता है कि हम किसी के प्रति जवाब दे कर सकें कि अगर हमने कोई निर्णय लिया तो हमने क्यों लिया, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप कोई मनमाना निर्णय नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर प्रशासक नियमों से, परिनियमों से, कानूनों से, संविधान से बंधा हुआ है। कोर्ट में बाकायदा कोई भी व्यक्ति जाके चुनौती दे सकता है कि साहब इसने गलत निर्णय लिया है इस अधिकारी ने, और कोर्ट में आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो आपकी विधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसलिए जो भी अधिकारी निर्णय लेता है, रिस्पॉन्सिव होने में निर्णय लेता है, वो निर्णय उसे डिफेंड करना पड़ता है, और डिफेंड उसे 3 जगह करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, आप भी ईश्वर करे आगे चल के प्रशासनिक अधिकारी बने, IAS बने, PCS बने, लेकिन जब आप एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे होंगे तो आपको कम से कम 3 चीज़ें हमारी याद रखिएगा। पहली चीज़ ये है कि आपको पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी होती है, अर्थात वो कानून, जिन लोगों ने कानून बनाया
बनाया होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत की संसद है, तो भारत की संसद के प्रति आपकी जवाबदेही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा है, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वो सारे के सारे लोग अपने राज्यों की विधानसभा और लेजिस्लेचर्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार का एक संसद है, उस संसद के प्रति इंडियन सिविल सर्विसेज की जिम्मेदारी होती है। आपको किसी भी गलत काम के लिए संसद समन कर सकती है, वहाँ पे आपको बुला सकती है, वहाँ आपको पनिश कर सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया, कोई वायलेशन तो नहीं किया आपने पार्लियामेंट का, कोई डिसऑनर तो नहीं किया पार्लियामेंट को, कोई पार्लियामेंट की आपने अवमानना तो नहीं की। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक तो आपको जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बड़ी अहम होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिकारियों को उससे निपटना पड़ता है, वो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते हैं असंख्य कानून हमारे देश में है, केंद्रीय कानून है, तमाम प्रांतों के द्वारा बनाए हुए कानून हैं, और उन कानूनों का इतना बड़ा अंबार है कि आम जनता तो जानती भी नहीं है कि कौन से कानून हैं और कौन से कानून नहीं है, और जो जानता भी है वो भी उस कानूनों को पूरा पढ़ने की स्थिति में नहीं होता, और एक्सपेक्ट सबसे किया जाता है कि साहब कानून है तो आपको आना चाहिए, आपको उसका पालन करें। ये एक दुविधा है लोकतंत्र की कि लोकतंत्र में कानून बहुत हैं, किसी को पता नहीं कि वो क्या कानून है, लेकिन एक्सपेक्ट सबसे किया जाता है अगर आपसे वायलेशन हो जाए तो आपके दंडित होंगे आप, कि जी अब ये तो ऐसा कानून था, आपको इसका पालन करना चाहिए था, आपको नागरिक हैं। और जो पढ़े लिखे अगर आप हैं तब तो और ऊपर से करेले पे नीम चढ़ाव हो जाएगा कि साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो कानून पता होना चाहिए। लेकिन वास्तव में आप सोचिए कि क्या कानून हम लोगों को पता है कि क्या होते हैं? जब हम फंसते हैं किसी मसले में तब जाके ये होता है कि अच्छा भैया इसमें क्या कानून है। तो इस प्रकार से नागरिकों से एक्सपेक्ट किया जाता है और अधिकारियों से तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि क्या कानून है। इसीलिए हर डिपार्टमेंट में एक लीगल सेल होता है। तो अधिकारी कानून से बंधे होते हैं, और अगर उनसे कोई गड़बड़ होती है तो उनकी विधिक अकाउंटेबिलिटी होती है, न्यायालय में जाकर उनको डिफेंड करना पड़ता है कि हमने ये काम इसलिए किया, इसका कानून हमें इजाज़त देता था। अगर नहीं देता था तो उनको पनिश किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। और तीसरा उनकी डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अर्थात डिपार्टमेंट ने बहुत सारे नॉर्म्स बना रखे होते हैं। तो कानून तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे लॉज, बाई लॉज और बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं जो कि सुपीरियर अधिकारियों के द्वारा, मान लीजिए डीएम ने कोई आदेश जारी किया, डीएम ने कोई डायरेक्टिव इशू किया, तो जितने एसडीएम्स हैं, जितने नायब तहसीलदार हैं, नीचे के जितने अधिकारी हैं, दे हैव टू अबाइड बाई ऑल दोज डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस का भी उनको पालन करना पड़ता है। तो न केवल उनकी अकाउंटेबिलिटी संसद के प्रति या लेजिस्लेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति होती है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी लॉ के प्रति भी होती है, संविधान के प्रति होती है, उनकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंटल जो नॉर्म्स होते हैं उनके प्रति भी होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं तो वास्तव में अल्टीमेटली जो प्रशासन की एक प्रकार से इफेक्टिवनेस है, प्रशासन की जो प्रभावशीलता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि RRR का जो कॉन्सेप्ट है, रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल, इन तीनों में कहना जितना आसान लगता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को ऐसा होना चाहिए, वास्तव में जब आप एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं या उसको बनाते हैं या उसका अनुभव करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू एमेलगमेट ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक दूसरे से क्लैश करते हैं। और इसीलिए जितने भी छात्र हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको हमेशा ये समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना बहुत आसान है। आईएएस को क्रॉस करना आसान हो सकता है आपके लिए, लेकिन आईएएस में सस्टेन करना, यू आर ऑलवेज ऑन ए फायर लाइन, आप हमेशा तलवार की धार पे बैठे रहते हैं। और इसलिए कि एक तरफ आपको डिस्क्रिशन भी अपना यूज़ करना होता है, दूसरी तरफ आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए भी जस्ट तैयार रहना चाहिए। दैट कैन बी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, लीगल अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, आपको तैयार होना चाहिए। लेकिन चूंकि संवेदनशील है, डेमोक्रेसी है, लोगों की समस्याओं के प्रति आपको, तो ये एमलगमेट करना, ये बैलेंस करना, जो 3R का कॉन्सेप्ट आपको बहुत जानना जरूरी है। और इसको जब आप जान जाते हैं तब अभी से इस बात का अभ्यास करिए कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बने तो किस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी के रूप में व्यवहार करना है, रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेट के रूप में व्यवहार करना है, एंड रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट के रूप में व्यवहार करना है। ये एक बहुत बड़ी कला है जिसकी तैयारी आज से ही अगर आप नहीं करते हैं तो आगे चल के केवल आईएएस बनने से और पीसीएस बनने से काम नहीं चलेगा, हमेशा आप संकट में बने रहेंगे। इसलिए मेरी सुझाव है कि इन तीनों का अभी से आप समझ के अभ्यास
प्रयास करना शुरू कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली एक रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी से उम्मीद की जा सकती है कि वो एक इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट और इकोनॉमिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम सबको ले जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये RRR का कॉन्सेप्ट, इसको आप और अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू सो मच।